ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का लेक्चर 8 है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे इसमें। आई एम अरुण रैना। तो ये है मैक्स प्लैंक और ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लियर? तो ये हमारा सिलेबस है। इसमें हमने डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम पढ़ लिए। बढ़ रहे हम डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में नेचर ऑफ लाइट को हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पढ़ा था नेचर ऑफ लाइट का कि नेचर ऑफ लाइट ड्यूल नेचर है। उसके लिए हमने पढ़ ली थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जिसने कहा था कि इसका कौन सा नेचर है, वेव नेचर। अब हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आपने देखा था लिमिटेशंस में कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कौन थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी थ्योरी। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए 1900 में मैक्स प्लैंक एक थ्योरी देते हैं जिसको कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और 1905 में आइंस्टाइन इसको मॉडिफाई करते हैं। तो इसके डिफरेंट पास्टुलेट्स क्या हैं? वो थ्योरी कहती थी कि लाइट ट्रैवल्स, रेडिएशन ट्रैवल्स करती हैं कंटिन्यूसली। ये कहती है कि रेडिएशन ट्रैवल करती हैं डिसकंटिन्यूसली in the form of packets। डिसकंटिन्यूसली ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और इन पैकेट्स को कहते हैं क्वांटास, और लाइट के केस में इनको कहते हैं फोटॉन। लाइट के केस में इसको कहते हैं फोटॉन। मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली लाइट का कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। और इस थ्योरी के ऊपर एक्सप्लेन हो जाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह। ठीक है। एनर्जी हर एक फोटॉन की कितनी होती है? E इक्वल टू एच न्यू। E इक्वल टू एच न्यू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। टोटल एनर्जी ऑफ लाइट कितनी होती है? E इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन को इज नोन एज 1 आइंस्टाइन। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन इज नोन एज 1 आइंस्टाइन। तो ये है इसके पास्टुलेट्स। ये कहती है कि रेडिएशंस ट्रैवल करती हैं डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और इन पैकेट्स को कहते हैं हम क्वांटास, और लाइट के केस में कहते हैं फोटॉन। और एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन कितनी होती है? एच न्यू। टोटल एनर्जी कितनी आती है? E इक्वल टू एन एच न्यू। टोटल एनर्जी कितनी आती है? E इक्वल टू एन एच न्यू। और एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन कितनी आती है? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन आ जाती है इज नोन एज 1 आइंस्टाइन। तो ये थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो देखें यहाँ पे, टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैक्स प्लैंक in 1900 put forward a theory known as Planck's quantum theory. Different postulates of this theory are: this theory was further extended by Einstein in 1905, and its different postulates are: first, the radiant energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of discrete packets called quantas, and in case of light it is called photon. तो शॉर्ट में आपने याद रखना, the radiant energy is emitted or absorbed discontinuously. ये कहती है the energy radiant energy is emitted or absorbed discontinuously in the form of discrete packets. Next, the energy of each quantum, the energy of each photon is equal to E equal to h nu, where h क्या है? ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको याद करनी है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन is equal to h nu। तो ये आ जाता है the energy of each quantum is directly proportional to frequency of the radiation, that is E equal to proportional to nu, E equal to h nu, where h is 6.6 into 10 raised power -34 joule second is the Planck's constant. Next, the total amount of energy emitted or absorbed
बाई ए बॉडी इज इक्वल टू NH न्यू। और एनर्जी ऑफ वन फोटॉन कितनी होती है, एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटॉन कितनी होती है, 1 आइंस्टाइन। तो नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी जैसे हम गर्मियों में बोलते हैं ना हमें कि ब्लैक कपड़े नहीं पहनो, ठीक है, जहाँ ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, ब्लैक बॉडी होती है ये परफेक्ट एब्जॉर्बर जो होती है, और ये परफेक्ट, और जब हीट करो तो ये परफेक्ट इमीटर भी होती है। तो ब्लैक बॉडी होती है एक परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमीटर। लेकिन अगर हम एक बॉडी ले लें जिसको हम हीट करें, आपको ये पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहाँ से यहाँ की तरफ जाना हो तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो एनर्जी इक्वल टू H न्यू होता है, वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब रेड की एनर्जी कम होती है, ब्लू की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसको ही एक्सप्लेन, जब भी आप कोई भी बॉडी लेते हो उसको हीट करते हो तो पहले वो आपको रेड दिखती है, ठीक है, हीट करते हो रेड हो जाती है, फिर उसके बाद वो आपको येलोइश दिखना स्टार्ट हो जाता है फ्लेम, फिर ग्रीन भी आता है बीच में, और फिर ब्लू आता है और वाइट हो जाती है, फिर ऐश बन जाती है। तो देखो यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन, जैसे जैसे आप हीट करते हो तो क्या हो रही है, रेड, येलो, ग्रीन, हीट ज़्यादा करोगे तो एनर्जी क्या होगी, हीटिंग ज़्यादा होगी, इंक्रीज हो रही है, हीटिंग इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से शिफ्ट हो रही है रेड से कहाँ की तरफ, ब्लू की तरफ कलर शिफ्ट हो रहा है। तो ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। को एक्सप्लेन कैसे किया, E इक्वल टू H न्यू। अगर बोलते हैं कि कंटिन्यूसली है तो फिर एक ही कलर रहना चाहिए था, डिसकंटिन्यूसली है, लाइट की एनर्जी इमिट होती है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इमिट करता है कौन सा फिनोमिना, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये लिखा है ए सबस्टांस विच इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर इज नोन एज ब्लैक बॉडी, ठीक है। एंड व्हेन सच ए सबस्टांस इज हीटेड इट इमिट्स रेडिएशंस, सच radiations are known as black body radiations. Next, such a substance on heating becomes first red, then yellow, and finally begins to glow with blue, and then finally glow with blue and then white light. लास्ट में white हो जाता है, ऐश बन जाता है। तो ये लिखा है ए सबस्टांस विच इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर इज नोन एज ब्लैक बॉडी, एंड व्हेन सच ए सबस्टांस इज नोन हीटेड इट इमिट्स रेडिएशन। सच ए सबस्टांस ऑन हीटिंग, कोई भी सबस्टांस है हीट करना हो, पहले रेड होता है, फिर येलो होता है, फिर बिगिन टू ग्लो विद ब्लू एंड देन वाइट लाइट के साथ, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेनेशन कैसे, व्हेन some solid substance is heated the atoms of the substance are set into oscillations and emit radiations of frequency nu। जब किसी भी सबस्टांस को हीट करते हो तो एटम सबस्टांस में जो एटम्स होते हैं उनकी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, ऑसिलेशन, और इमिट करते हैं वो रेडिएशन फ्रिक्वेंसी की। नो एज हीटिंग इज कंटिन्यूड मोर एंड मोर एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड हेंस emit radiations of higher and higher frequency. So as red light has minimum frequency and yellow has higher frequency, then therefore the body on heating becomes first red, then yellow and so on. ठीक है, पता चल गया, क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब कोई मेटल सरफेस है, व्हेन ए मेटल सरफेस इज हीटेड, उसके ऊपर फोटॉन्स गिरेंगे, ये लाइट गिर रही है, फोटॉन्स को हम H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट गिर रही है, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इजेक्ट हो जाते हैं, फिर इनको क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी भी मिलती है, और ये मूव करना शुरू हो जाते हैं, तो क्या बन जाती है, करंट बन जाती है, उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इफेक्ट को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अभी भी देखो आपके घर में लाइट तो गिर रही है मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर, क्या करंट बन रही है, नहीं। कुछ हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी होनी चाहिए, मतलब उसकी एनर्जी अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। व्हेन ए फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ेगी, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इजेक्ट होंगे और करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी ये लिखना है आपको, द मिनिमम फ्रिक्वेंसी
ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, जितनी मिनिमम फ्रिक्वेंसी लगेगी इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड कोई वेवलेंथ पूछ ले आपको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो भी देख लो। आपको पता है फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ये मिनिमम होगी तो ये मैक्सिमम होगी। द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, उसको कहेंगे क्या? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक होता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इसको डिनोट करते हैं W नॉट से, बराबर होगा ये h न्यू नॉट के बराबर। अगर न्यू की वैल्यू भरनी हो c अपॉन लैम्डा होता है, न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा होता है, h c अपॉन लैम्डा नॉट भी वर्क फंक्शन लिख सकते हो। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी एक्सप्लेन क्या कर सकता है? अब देखो इसमें मैंने टर्म्स बताई, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो इजेक्ट कर सकती है इलेक्ट्रॉन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ जो इजेक्ट कर सकती है इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब आप किसी भी सबस्टांस को क्या करते हो? हीट करते हो, किसी भी सबस्टांस को हीट करते हो विद फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, तो वो इलेक्ट्रॉन करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। उस करंट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? और ये क्या है? अगर फ्रिक्वेंसी, अगर लाइट क्या होती? कंटिन्यूसली होती, तो सब लाइटें क्या कर लेती? इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट कर लेती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पड़ेगी तभी। तो मतलब एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो एनर्जी क्या है इसके अकॉर्डिंगली? डिसकंटिन्यूसली है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, when light of suitable frequency greater than threshold frequency fall on a metal surface it emits electron which constitute, जब light suitable frequency किससे ज़्यादा है? greater than threshold frequency falls on a metal surface it emits electron which constitute photoelectric current. This phenomenon is known as photoelectric effect. The electrons so emitted are known as photoelectrons. अब एक बात याद रखना, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स जो हैं एक्सेप्ट लिथियम को छोड़ के, अल्कली मेटल में होते कौन कौन से हैं? लिथियम होता है, सोडियम, ली ना कर आपका सफर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये शो करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शो करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट। तो कौन सा अल्कली मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करता है विद विजिबल लाइट? वो है लिथियम। और कौन शो करते हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये शो करते हैं, ना कर अब का सफर। ठीक है, तो लाइट सूटेबल फ्रिक्वेंसी के ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉल करेगी, मेटल सरफेस के एमिट होंगे इलेक्ट्रॉन जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। अब यहाँ पे वो नहीं होगा, तो देख लो आप यहाँ पे कि अब जब इलेक्ट्रॉन लाइट पड़ेगी मेटल सरफेस पे, ठीक है, तो उसको दो काम करने। क्या दो काम करने? एक तो उसको इजेक्ट करना है इलेक्ट्रॉन, प्लस काइनेटिक एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एनर्जी जो फोटॉन की होगी एच न्यू, वो बराबर होगी इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की, वो होती है एच न्यू नॉट, आपने पढ़ा था वर्क फंक्शन, प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। आप ऐसे भी लिख सकते हो एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू किसके बराबर? टोटल एनर्जी जितनी आएगी माइनस वर्क फंक्शन। When light of some particular frequency falls on a surface of metal,
The photons give its entire energy to the electron of the metal, due to which the electron will be detached from the metal. Kinetic energy ejected electron की कैसे निकाल सकते हो? h nu equal to h nu naught minus plus kinetic energy equal to h nu minus h nu naught. Half of mv square equal to h nu minus nu naught. तो नेक्स्ट आ जाता है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन. तो देखा आपने यहाँ पे आइंस्टाइन ने पहली आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. जेम्स क्लर्क मैक्सवेल कहते हैं कि लाइट का कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर होता है. और बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस थ्योरी पे एक्सप्लेन भी करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स और एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करने के लिए. इसी तरह से आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. इसके अकॉर्डिंगली लाइट ट्रैवल करती है डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. ये बताती है पार्टिकल नेचर को, ठीक है. और ये भी एक्सप्लेन करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स को, ठीक है, और एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम. इन दोनों को कंक्लूड करके आइंस्टाइन 1905 में देते हैं कौन सी थ्योरी? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन. वो कहते हैं कि रेडिएशन का कौन सा नेचर होता है? वेव भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है. तो ये लिखा है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट पोजेस वेव नेचर विच इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट रहती है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव. such as to the propagation of wave. फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि इस थ्योरी पे सच वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट सर्टेन फिनोमिना. कौन कौन से फिनोमिना? लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो जाते हैं. बट अदर फिनोमिना सच एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, ये एक्सप्लेन नहीं होते हैं. इसके लिए क्या देनी पड़ती है? दूसरी थ्योरी देनी पड़ती है, जिस थ्योरी को कहते हैं कौन सी? प्लैंक्स क्वांटम. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द लेटर फिनोमिना मैक्सवेल इन 1900 पुट फॉरवर्ड द फेमस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली लाइट ट्रेवल करती है discontinuously in the form of photon such that energy of each photon equal to h nu होती है. h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.6 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू है. नेक्स्ट, therefore according to this theory light possess particle nature. फ्रॉम दीज थ्योरीज आइंस्टाइन 1905 में कंक्लूड करते हैं कि लाइट का कौन सा नेचर होता है? ड्यूल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव. तो अगर आपको कोई पूछता है कि लाइट का कौन सा नेचर होता है, तो आपने बताना है पार्टिकल एज वेल एज वेव. मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कौन से नेचर को एक्सप्लेन करती है? वो एक्सप्लेन करती है वेव, वो एक्सप्लेन करती है किसको? पार्टिकल नेचर को. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वेव नेचर को एक्सप्लेन करती है. तो अब है टेस्ट नंबर 8. तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14. तो ये पूछा है कि कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रोजन कार्बन 14. तो टोटल नंबर ऑफ आपको क्या निकालने हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं. तो पहले आपको ये पता चल जाए 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 अगर ले लें, 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 लेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों, इसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? तो आपको पता है, इसमें आप निकाल दो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो यहां पे फार्मूला आप लगाओ, ये वाला नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हैं आपने, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो ये फार्मूला लगाओगे आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 14 सी कार्बन एटम्स इक्वल टू मास, मास कितना दिया? 7 मिलीग्राम, 7 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम. मोलर मास 14 वाला आइसोटोप दिया आपको, 14 वाले आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स का मास निकालना है. तो मोलर मास इसका कितना वर्द दोगे यहाँ पे? मोलर मास कार्बन का
इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 भर दोगे 14 ग्राम मोल इनवर्स। और नेक्स्ट आ जाएगा एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। ये नंबर ऑफ कार्बन 14 एटम्स निकलेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम और डिवाइड करेंगे 7 इंटू 6.022 ये आ जाएगा 42.14 डिवाइड करूँगा 14 से तो ये बन गया 3.011 इंटू 10 की पावर -3 को इंटू 10 की पावर 23 कर लिया तो ये कितना आ गया 10 की पावर 20 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल मोल इनवर्स कैंसिल, इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। अब कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो ये एक कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक कार्बन एटम में 1C14 कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा। एक C14 6 जितना एटॉमिक नंबर होता है कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स implies 3.011 इंटू 10 की पावर 20 C14 कंटेन्स कितने 6 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स इतने आ जाएंगे 6 3 18.066 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 1.8066 इंटू 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें 7 मिलीग्राम दिया था, 7 मिलीग्राम से हमने क्या निकाल दिया, 7 मिलीग्राम से हमने निकाला कि भाई हैं कितने एटम्स। तो वहाँ से निकल गया कि कार्बन एटम्स कितने हैं 3.011 इंटू 10 की पावर 20 कार्बन 14 एटम्स है। एक कार्बन 14 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन। तो 3.011 इंटू 10 की पावर 20 में कितने होंगे। अब निकालना है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में कितने आएंगे वो बता दो। एक कार्बन 14 में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे 8। एक कार्बन 14 में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे 8। ठीक है, तो 7 मिलीग्राम में कितने होंगे ये एक 7 मिलीग्राम का मतलब है 3.011 इंटू 10 की पावर 20 24.088 इंटू 10 की पावर 20 या 2.4088 इंटू 10 की पावर 20। ये है इसमें क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। तो अब मास एक न्यूट्रॉन का कितना होता है, एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। एक न्यूट्रॉन का मास है 1.6749 एक न्यूट्रॉन का मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.6749 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो इतने न्यूट्रॉन्स का कितना मास हो जाएगा वो आप निकाल दोगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.6749 इंटू 10 की पावर -24 और न्यूट्रॉन्स हैं कितने 2.4088 इंटू 10 की पावर 20। इसमें 1.6749 को मल्टीप्लाई करना है। अब आपने 1.6749 इंटू 2.4088 ये बन गया 4.034 इंटू 10 की पावर -24 को उसके साथ -4 ग्राम। ये आंसर निकल गया आपका। तो टोटल नंबर ऑफ एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, इसमें थोड़ी सी मेरे को उस टाइम देखा नहीं मैंने। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड टोटल नंबर मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना था। आपने क्या किया इसमें सिंपल सा दोबारा से इसको रिपीट करें अगर हम इस क्वेश्चन को। तो आपको निकालना क्या है 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 दिया है, 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 दिया है और इसमें आपको निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मैं बोलूँगा और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बोलेंगे। ठीक है,
तो ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो पहले मुझे ये तो पता चले कि 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 14 एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर को मैं इधर लिख लेता हूँ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स इंटू किसमें 7 मिलीग्राम, 7 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन 14 स्पेशल दिया है तो आपने 14 ग्राम मोल इनवर्स लिखना है यहाँ पे। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 20, ये निकल गया नंबर ऑफ कार्बन 14। तो अब आपको पता होना चाहिए इतने कार्बन 14 एटम्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कार्बन 14 में कितने होते हैं, कार्बन में जितना एटॉमिक नंबर है उतने होते हैं 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.011 इंटू 10 की पावर 20 कार्बन 14 में कितने आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 6 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 20 तो आ जाएगा 18.066 इंटू 10 की पावर 20, बन जाएगा 1.8066 इंटू 10 की पावर 21। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 कार्बन 14 में कितने होते हैं, ऊपर 14 है नीचे इसके 6 होता है, माइनस करना होता है, इतने न्यूट्रॉन्स हैं 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 3.011 इंटू 10 की पावर 20 C14 में कितने आ जाएंगे, वो निकल जाएगा 8 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 20 तो ये निकल गया 8 3 24 24.088 इंटू 10 की पावर 20। इतने नंबर ऑफ जहाँ 2.4088 इंटू 10 की पावर 21 न्यूट्रॉन्स आ गए। ठीक है, इतने न्यूट्रॉन्स आ गए। तो मास एक न्यूट्रॉन का कितना होता है 1.649, तो मास इतने न्यूट्रॉन्स का कितना हो जाएगा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए था कि है कितने कार्बन। मास ऑफ ए न्यूट्रॉन कितना, 1 न्यूट्रॉन कितना 1.6749 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो मास ऑफ 2.4088 इंटू 10 की पावर 21 न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा 2.4088 इंटू 10 की पावर 21 इंटू 1.6749 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये कर लेना है आपने। तो अभी हमने किया 2.404 कितना आ जाता है 4.0344 इंटू 10 की पावर 21 -24 हो गया -3 ग्राम। क्लियर, ये था ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इसको देखना ध्यान से, अगर कोई इशू होगा तो दोबारा नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसको करेंगे। अगर कोई भी होगा आपने मुझे बताना है लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो एनर्जी ऑफ ए मोल ऑफ फोटोन निकालनी है आपने। तो E इक्वल टू आपने फार्मूला लगाना है NH न्यू। तो E N कितना 1 मोल, 1 मोल की वैल्यू भरनी है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। H की वैल्यू भरनी है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। और 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स होता है, सेकेंड इनवर्स ही होता है। ठीक है, तो 6.6 इंटू 5 कितना होता है 33। 6.6 इंटू 5 हो गया 33। इसको मल्टीप्लाई करना है 6.022 के साथ, आ जाएगा 198.726। 10 की पावर 23 में प्लस किए 14 तो कितना बन गया 37। 37 से 3 तो 10 की पावर 3 आ गए। थर्टी थ्री को 198.726, 10 की पावर 23 और 14 और 23 कितने होते हैं 37 में से -34 किया तो बन गया 10 की पावर 3। सेकेंड और हर्ट्ज कैंसल तो बन गया जॉल मोल इनवर्स। तो अब ये आपका जॉल 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं किलो।
तो बन जाएगा 198.726 किलो जूल मोल इनवर्स। 198, यहाँ पे पॉइंट नहीं, पॉइंट यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये आ गया E इक्वल टू एन एच न्यू। सिंपल है, 6.6 को 5 के साथ अगर करना हो तो ये क्वेश्चन खुद ही गलत होगा। 6.6 को 5 के साथ करना हो, 33 को 6 के साथ करना हो, 198 आ गया। 10 की पावर 23 होता है यहाँ पे, और ये 14 है, और ये 20 ये बचे, और ये 30, ठीक है। यही आएगा 198 ही आएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट है, इन फोटो इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लीनियरली विद। तो आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकाली थी, वो आई थी एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एच तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। मतलब दोनों का अगर काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ आप, तो वो कैसा आएगा, लीनियर आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन यहाँ से ही स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तक न्यू नॉट आएगी, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा। तो बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लीनियरली विद वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटीज एंड एटॉमिक मास। तो क्या आंसर आएगा इसका, फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 8। थैंक्स।